कश्मीरियत पर गोली कब तक, पूछता है आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हमारे साथ राकेश पंडिता के बेटे पारस पंडिता कुछ ही देर में लाइव जुड़ेंगे आज तक पर। क्या हुआ उनके पिता के साथ, पारस दिख रहे हैं आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। पारस, आपके दुख में आज पूरा देश शामिल है। पूरा देश ये समझ रहा है कि कितने बड़े गमों का पहाड़ आपके परिवार पर टूटा है। लेकिन आज बड़ा सवाल यह भी है कि घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी कैसे होगी इन गोलियों के बीच। कश्मीर घाटी में आतंकियों ने एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया। जी हां, त्राल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और बीजेपी के नेता राकेश पंडिता की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। राकेश पंडिता की हत्या ने कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर कश्मीरियत पर गोली कब तक। पारस, आपके पिता की यह रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ताकि वो भी समझे कि 30 साल बाद जब उन्होंने हिम्मत की अपने गांव जाने की, स्थानीय निकाय चुनाव में हिस्सा लिया, कैसे इन आतंकियों ने उन पर गोली बरसाई है। जो भी है उसको माफी कभी नहीं दी जा सकती और जल्द से जल्द न्याय और इंसाफ आपको, आपकी मां, आपके पूरे परिवार को, कश्मीरी पंडितों को मिले। इन सब के साथ पहले ये रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। घाटी में एक बार फिर गोलियों की गूंज। जैसे इसको मारा वैसे ही मैं अपनी आंख से देखना चाहती हूँ कि कोई साफ होना चाहिए ऐसी। लोकतंत्र के दुश्मनों ने त्राल के काउंसलर को गोलियों से छलनी कर दिया। सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जिन्होंने मेरे पापा की हत्या की है उनको कड़ी सजा मिल सके। घाटी में एक और कश्मीरी पंडित की शहादत। आज घाटी से रुखसत हो रहे हैं तिरंगे और पार्टी झंडे में लिपटे राकेश पंडिता। जम्मू में अपने परिवार को पीछे छोड़ राकेश पंडिता ने जीवन घाटी के नाम कर दिया। वहीं आतंकियों ने उन पर गोलियां बरसा दी। घाटी में सम्मान के साथ कश्मीरी पंडितों की वापसी तो नहीं हुई, लेकिन शहादत के बाद आज अपनों के कांधे पर जम्मू लौट रहे हैं काउंसलर राकेश पंडिता। वो 15 दिन हो गए वहाँ पे, उस 15 दिन के बाद अब इसकी। अच्छा, फिर भी वो लोगों की सेवा करने इस बीच में? वो भी तब भी वो गए वहाँ पे उनकी सेवा करने के लिए, नहीं तो 15-16 दिन इन दिनों में नहीं जाते हैं। जब डेथ हुई थी ना वहाँ पे उनकी, तो उसने कहा कि नहीं, उसने माना ही नहीं, कहा नहीं मुझे वहाँ काम करना है, मैं जाऊँगा। मैंने इसको रोका, मत जाओ, अभी तो 1 महीना हो जाएगा, उसके बाद जाओ। उसने कहा नहीं मुझे काम है, मीटिंग है हमको। कश्मीर में फिर से आतंकियों के निशाने पर बीजेपी के नेता हैं। निशाने पर फिर कश्मीरी पंडित हैं। पुलिस के मुताबिक 3 अज्ञात आतंकियों ने कल शाम राकेश पंडिता पर हमला किया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पत्नी ने आज तक से बातचीत में कहा कि वो कुछ लोगों की आंखों में खटक रहे थे, तो पूरा परिवार एनआईए से जांच पर अड़ा है। जब उनकी डेथ हुई थी उससे पहले उन्होंने फोन किया था, तो अब मैं जब सोच रहा हूँ कि लग रहा है कि उनको पता था कि ऐसा होने वाला है कुछ, तो धोखा दिया हो सकता है, क्या पता मिली भगत की हो। आपको लगता है किसी गांव के व्यक्ति ने टिप ऑफ दिया होगा आतंकवादियों को? पॉसिबिलिटी हर एक चीज की हो सकती है। अभी इस पे जांच होनी चाहिए एनआईए वगैरह से कि उनको वहाँ पे ऐसी जैसे इसको मारा वैसे ही मैं अपनी आंख से देखना चाहती हूँ कि कोई भी साफ होना चाहिए ऐसी। जहाँ जहाँ मिलिटेंट है वहाँ पे उनको साफ होना चाहिए। जिन्होंने इसको भी छुआ उसको उनको भी ऐसे ही गोलियों से बूंदे जाए। कश्मीरी पंडितों की घाटी में मौजूदगी आतंकियों को खल रही है और माना जा रहा है कि इसी वजह से वो लगातार घाटी में लौटे कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं। पिछले साल अनंतनाग में कांग्रेस के सरपंच अजय पंडिता की हत्या हुई और अब त्राल के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन राकेश पंडिता की आतंकियों ने हत्या कर दी। इन कायरों ने रात के अंधेरे में पीठ पर वार किया। इन कायरों का हम सफाया करेंगे। चुन चुन कर इनका कश्मीर घाटी से इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। जो जो इस साजिश में शामिल है किसी को नहीं बख्शा जाएगा। राकेश पंडिता का परिवार भी अनेकों कश्मीरी पंडितों में से एक है जो विस्थापन के बाद जम्मू में जीवन काटने को मजबूर थे, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी को गले लगाने का मौका मिला और 30 साल के वनवास के बाद राकेश पंडिता घाटी आए। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई। स्थानीय निकाय के चुनाव हुए।
कश्मीरी पंडित राकेश पंडिता त्राल के मूल निवासी थे। 1990 के दशक में उनका परिवार कश्मीर से जम्मू चला गया, फिर पिछले साल लौटे और स्थानीय निकाय चुनाव लड़े। चुनाव जीतने के बाद वो त्राल शहर के चेयरमैन बने। उनकी पत्नी रूबी पंडिता भी चुनाव लड़ी और पार्षद चुनी गई। अपने काम के सिलसिले में राकेश पंडिता त्राल में थे, जहां 2 जून की रात 10:15 बजे 3 आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी। दरअसल 2 जून की दोपहर में राकेश पंडिता की पत्नी से आखिरी बार फोन पर बात हुई थी और शाम को उन्होंने अपने बेटे को भी फोन किया था। आई थिंक 8:30 या 9 बजे। कल सारा काम छोड़ क्या कह रहे थे वो? उन्होंने कहा पढ़ना, ख्याल रखना अपना। मतलब जब सोच रहा हूँ लग रहा है उनको पता था ये कुछ होने वाला है। राकेश पंडिता की पत्नी और बेटे को शक है कि किसी साजिश के जाल में फंसाकर राकेश पंडिता की हत्या की गई है। त्राल पाइन नाम की जगह पर रात करीब 10:15 बजे 3 अज्ञात आतंकियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। उस वक्त वो अपने दोस्त के ही घर पर थे। आतंकियों की फायरिंग में उनके दोस्त की बेटी को भी गोली लगी। राकेश ने दम तोड़ दिया, जबकि उनके दोस्त की बेटी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। त्राल आतंकियों का गढ़ है और शहर के म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन होने के नाते राकेश पंडिता को सुरक्षा मिली हुई थी। राकेश पंडिता को 2 पीएसओ मिले हुए थे। श्रीनगर में उन्हें एक सुरक्षित आवास भी दिया गया था। फिर भी 2 जून को बिना किसी सुरक्षा के वो त्राल के पाइन गांव पहुंचे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें जाल में फंसाने वाले गांव के कुछ लोगों ने ही आतंकियों को खबर दी? इन सारे सवालों को लेकर परिवार जांच की मांग कर रहा है। वहीं उनकी पत्नी की मांग है कि जिन आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उनका सफाया किया जाए। मैं उनको बोलूंगी कि उनको वहाँ पे ऐसी जैसे इसको मारा वैसी मैं अपनी आंख से देखना चाहती हूँ कि उनको भी साफ होना चाहिए। ऐसी जहाँ जहाँ मिलिटेंट है वहाँ पे उनको साफ होना चाहिए। जिन्होंने इसको भी छुआ उसको उनको भी ऐसे ही गोलियों से बूंदे जाते। 30 साल बाद अपने गांव लौटे थे राकेश पंडिता। राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बने। सुरक्षा के भरोसे पर बीजेपी के बैनर तले त्राल से चुनाव लड़े, मगर घाटी के अलगाववादियों को यह मंजूर नहीं था। काउंसलर राकेश पंडिता को मौत की नींद सुलाकर आतंकियों का यह खतरनाक संदेश है, जवाब हमें देना है। आज तक ब्यूरो। और पारस पंडिता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। राकेश पंडिता के बेटे रविंद्र रैना जी अध्यक्ष जम्मू कश्मीर बीजेपी के जुड़ गए हैं। डॉक्टर हरबख्श सिंह प्रवक्ता पीडीपी के, बबीता लड्डू जो कि सरपंच है पाम्पोर की, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। अशोक पंडित जी हमारे साथ फिल्म मेकर जुड़ गए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। इफ्तिखार मिसगर साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं पारस आपके पास आना चाहती हूँ। आपके दुख में, आपके गम में पूरा देश इस वक्त शामिल है। क्या कहेंगे आप? इतना बड़ा लॉस है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त पारस? पूरा देश आपको सुन रहा है। पूरी फैमिली जो है पापा पे डिपेंड थी। वो हमारी फैमिली के बैकबोन थे। अब हमारी फैमिली जो है टूट चुकी है क्योंकि उनकी वजह से, उनकी डेथ की वजह से। तो वो चुनाव जीते थे, उन्हें निकाला गया था त्राल में से 90s में। तो अब चुनाव जीत के बने थे म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट। अब ये हादसा हो गया। अगर गारंटी नहीं दे सकते सिक्योरिटी की, तो कोई क्यों जाना चाहेगा वहां? ये सवाल आप लोगों को सबसे ज्यादा डरा रहा होगा, क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई और वो घाटी में वापस गए। जिन्होंने भी जान ली है वो जाहिर तौर पर उन्होंने जो लोकतंत्र का वो हिस्सा बने, उस पे इसकी वजह से उनकी जान ली है। आप लोगों को भी यही लग रहा है? हमें जी पारस जी, आपको भी यही लग रहा है पारस? जी हाँ, कैसे अभी अगर इंक्वायरी होगी तभी पता चलेगा कि इस साजिश है कि नहीं। क्योंकि वो लगातार, उनको सिक्योरिटी भी दी गई थी। क्या कोई धमकी या किसी ने कुछ ऐसा कहा था पिछले दिनों जो उन्होंने आप लोगों को, परिवार वालों को बताया हो? धमकी अगर मिली थी वो तो नहीं बताया पापा ने कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं। कल ही न्यूज पता चली कि उनकी डेथ हुई है। धमकी का नहीं बताया उन्होंने कभी मुझे। ये जो डर, हमेशा एक तरह से डर के बादल रहते हैं कश्मीरी पंडितों पर जो घाटी में जा रहे हैं, उसका जिक्र कभी उस पर बातचीत हुई हो पिता से? ज्यादा डिस्कस नहीं करते थे पापा मेरे साथ इन चीजों के बारे में। पर ये बोलते थे कि वहां खतरा है अभी, तो ख्याल रखना पड़ा। तो इलेक्शन जब लड़ रहे थे उनकी क्या सोच थी? वो कहते थे मुझे कि वो डेवलपमेंट के लिए गए थे, बेसिकली वहाँ भाईचारे के लिए गए थे। कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे किसी हिंदू मुस्लिम के बीच।
तो मतलब कहते थे कि जैसे मैंने ये स्कूल्स में टॉयलेट्स बनाए, यहाँ पर डस्टबिन्स लगवाए, काफी बातें बताते थे। किस तरह से आप याद करेंगे, इससे पहले कि मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं, किस तरह से आप उन्हें याद कर रहे हैं? गहरा रिश्ता होता है पिता और बेटे के बीच में, कौन सी उनकी बातें इस वक्त सबसे ज्यादा याद आ रही हैं आपको पारस? काफी बातें याद आ रही हैं, जब बोलते थे कि पढ़ा कर पारस, अब सोच रहा हूँ काफी बातें याद आ रही हैं, जब बोलते ख्याल रखना अपना, काफी चीजें समझाई उन्होंने। पिता और बेटे का रिश्ता बड़ा अनूठा होता है, हमेशा पूरी ताकत आपको अपने पिता की बातों से, जिंदगी की उनकी सीख से आती है। क्या कुछ कहते थे आपसे? काफी बातें बताते थे, भी समझाते थे कि जो सबका सुनना और अपने दिल से जो मन करे वो करना, और बोलते थे कि जब मैं यहाँ पर नहीं हूँगा ख्याल रखना पूरी फैमिली का। आज उनकी कही हुई एक बात मन को कचोट रही होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, ये बताते हुए, ढाढ़स आपको देते हुए कि हम सब शामिल हैं आपके इस दुख में, इस दर्द में। रविंद्र रैना जी, हिम्मत दिखाई, घाटी में वापसी की, लोकतंत्र का हिस्सा बने, निकाय चुनाव लड़े, बीजेपी में भरोसा किया, सुरक्षा के दावे पर, वादे पर भरोसा किया, उनकी जान चली गई, क्या कहिएगा? एक बार फिर कश्मीर घाटी को इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने लहूलुहान किया है। श्री राकेश पंडिता जी, जो कश्मीरी हिंदू समाज, कश्मीरी पंडित समाज से संबंध रखते थे, 1990 के दशक में जब पूरी कश्मीर घाटी पाकिस्तान के इन आतंकी संगठनों ने दहला के रखी, उस वक्त भी उन्होंने हमेशा तिरंगा झंडा बुलंद रखा। बहुत जांबाज वो नौजवान नेता थे और बड़े कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। जब जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव हुए, निकाय चुनाव, उसकी घोषणा हुई, कश्मीर घाटी के अंदर बहुत सारे ऐसे स्थान थे जहां कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त भी आतंकवादियों ने बार बार धमकियां दी थी कि चुनाव का बहिष्कार करो, परंतु उस सब धमकियों को दरकिनार करते हुए वो त्राल जैसे क्षेत्र के अंदर गए, वहां से उन्होंने नामांकन भरा, चुनाव जीता, और जीतने के बाद वहां के जो अन्य कॉरपोरेटर साथी थे उन्होंने उन पर विश्वास जताया और वो त्राल म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष बने। शुरू से ही वो बहुत ही राष्ट्रवादी थे, बहुत सच्ची और सीधी बात करने वाले एक बेबाक नेता थे, बहुत दिलेर आदमी थे, और त्राल जैसे क्षेत्र, पुलवामा जैसे क्षेत्र में जाकर भारतीय जनता पार्टी का और अपने देश का तिरंगा झंडा बुलंद करना, ये उनके खून में था। और उन्होंने, उनकी जो कुर्बानी हुई है, उनका बलिदान देश के लिए हुआ है, पूरा देश उनकी शहादत को नमन करता है। उनको हमेशा हम याद रखेंगे और उनकी बहादुरी को, हम उनके जज्बे को, उनकी देश भक्ति को, उनकी हुब्बल वतनी को पूरा देश सलूट करता है। जिस किसी ने भी इस साजिश में जो शामिल रहा होगा वो बच नहीं पाएगा किसी सूरत में भी। इन दरिंदे आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है, कश्मीरियत को लहूलुहान किया है, वहां के भाईचारे को लहूलुहान किया है, अमन को लहूलुहान किया है। यहां एक तरफ सारी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रही है और ये करतूत है इस पाकिस्तान की, ये करतूत है इन आतंकवादियों की। ये मानवता के कातिल हैं, इंसानियत के कातिल हैं, ठीक है, और बेगुनाह लोगों के कातिल हैं। अशोक पंडित जी, ठीक है अशोक पंडित जी, लेकिन ऐसे दिलेरों की वापसी पर सुरक्षा के नजरिए से तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है ना ये हत्या। अंजना जी, हमारे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि मैं चूंकि इस विक्टिम फैमिली का एक हिस्सा हूं, इन द सेंस कि हिंदुओं के साथ पिछले 31 साल कश्मीर में यही हुआ है। ठीक किसी तरीके से लश्कर को मारा, पारस हमारे साथ हैं अशोक जी, अगर आप उनसे भी कुछ बोलना चाहें। पारस हमारे साथ हैं, भट्ट को मारा, वो भी आपको सुन रहे हैं, उनके बेटे।
पारस अंजना भी जी, आपको सुन रहे हैं। मैं अंजना जी, मैं पारस की मैं पारस की बच्चे की हिम्मत की दाद देता हूं। आज उसके पिता की शव यात्रा निकली है और वो हमारे बीच बैठकर अपने पिता को याद कर रहा है। देखिए, ये हमारा कैरेक्टर है। मतलब मैं इस बच्चे से मैं क्या क्या पूछूं और क्या बोलूं, क्योंकि मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करता हूं। मैं माफी मांगना चाहता हूं इस बच्चे से कि हम लोग आपके पिता को बचा नहीं पाए। यह शर्म की बात हमारे लिए है, यह शर्म की बात इस देश के लिए है। यह हत्या इसके पिता के साथ साथ इस हत्या इस देश की है, यह हिंदुस्तान की हत्या है। अंजना जी, यह कोई मजाक नहीं है। हर 3 महीने 4 महीने में एक हिंदू, कश्मीरी हिंदू मारा जाता है। मैं तो बोलता हिंदुस्तानी मारा जाता है। हमारे साथ यह खेल क्यों? हमारे आंसू बेच बेच के हमारे आंसू भी सूख गए। अंजना जी, आप देखिए, आपने विजुअल दिखाया पारस की मां को रोते हुए, आपने दिखाया उसकी मां को चीखते हुए। पिछले 31 साल से हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग पिता चीख कर थक गए, रो कर थक गए। हमें नहीं चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की सांत्वना। यह पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजे, हमने क्या किया? ये कश्मीर में रहने वाले शख्स, ये जो पाले पोसे गए लोकल पॉलिटिकल पार्टीज ने कश्मीर में, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो, ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी हिंदू वापस लौटे। ये सीरियसनेस समझनी चाहिए हमारे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को। कौन है जो हमें राज कर रहे हैं वहां पर? कौन है वो ब्यूरोक्रेट्स? कौन है जिनके हाथ में पावर दिया गया है? आज भी हमारे साथ एक डिस्कशन किया जाता है। कुछ नौकरियां मेजॉरिटी उन्हीं को मिल रही है, हमको पूछा नहीं जा रहा है। आज भी डिस्पेंसेशन है। आज जो हत्या हुई है राकेश पंडिता की, यह मेरी भी हत्या है, यह हर कश्मीरी हिंदू की हत्या है, हर हिंदुस्तानी की हत्या है। रो के थक गए हम। आपने जो विजुअल दिखाए, कांप गए हम, झंझोड़ देता है ये विजुअल। आप इमेजिन करिए कि इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे पिता की लाश आएगी घर में आज वापस। वो तो सेवा करने गया था ना, और किसकी सेवा करने गया था? जहां पर मेजॉरिटी कश्मीरी मुस्लिम पॉपुलेशन है। उसके विचार देखिए आप, कितना नेक इंसान होगा वो। उसके विचार देखिए आप, उसकी परवरिश देखिए आप, कि वो रिस्क लेकर कश्मीर जाता है और उसकी हत्या हो जाती है। इसके पहले अजय पंडिता की हत्या हुई। तो कहीं ना कहीं तो सरकारों को सोचना पड़ेगा, कब तक हम चीखते रहेंगे, कब तक हम रोते रहेंगे, कब तक हम बिलखते रहेंगे, हमारी आत्माएं रोती रहेंगी, और हम टेलीविजन शोज में डिबेट करेंगे कि भैया हमको मारना बंद करो, हमारा कोई पाप नहीं है। हमारा पाप यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के झंडे को सलाम करते हैं। ये नहीं चाहते। और मैं एक बात आपके शो में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं अंजना जी, ये कश्मीरियत शब्द जो है ना, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कश्मीरियत कश्मीर में कभी नहीं थी। हम लोग का प्रोसिक्यूशन ऑलवेज हुआ है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं ना कश्मीरियत, ये कश्मीरियत एक मजाक है हमारे ऊपर, हमारी कौम में मजाक है। कश्मीरियत कश्मीर में थी नहीं कभी। अंजना जी, हमारा मजाक उड़ाना बंद करो, हमारे आंसुओं को बेचना बंद करो, हमारे ट्रेजेडीज पे हंसना बंद करो। ये सारे लोग जो हैं कश्मीरी हिंदुओं के निर्वासन को, कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड को, कश्मीरी हिंदुओं के प्रोसिक्यूशन को इन्होंने मजाक बना के रखा हुआ है। इसी हमने ऐसी लाशें गिरते हुए पिछले 30 साल से गिरी है। ऐसे ही घरों के सामने गोलियां मारी है, लसकौल को, नीलकंठ गंजू को, प्रेमनाथ भट्ट को, सरला भट्ट को जला के फेंक दिया। तो विजुअली तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हर 3 महीने में हम रोते हैं, हर 3 महीने में औरतें रोती हैं। ये कब तक चलेगा अंजना जी? ये कब तक चलेगा? कब तक हम बिलखते रहेंगे? कब तक हम रोते रहेंगे अंजना जी? और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आते हैं, नमस्ते करते हैं, संतान है, हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, हम उससे बदला लेंगे। अरे भैया, बदला लेकर आप कर क्या रहे हैं? क्या बदला ले रहे हैं? हमारे लोग तो मारे ही जा रहे हैं और मरते जा रहे हैं। घर के घर तबाह हो गए। अब ये बच्चे की तस्वीर, बच्चे को देख लो आप, ये पारस को देख लो, पारस जैसी शक्ल है इसकी। क्या गलती की थी इसने? क्या पाप किया था कि राकेश पंडिता के घर में जन्म लिया इसने? मार दिया इसके बाप को, इसके पिता को बिना कारण के। हमें जवाब इसका चाहिए। कब तक कश्मीरी हिंदू मारा जाएगा? राणा साहब जवाब दीजिए। आप कश्मीरी हिंदुओं की बात करिए। इसके बारे में अंजना जी एक सेकेंड। आप कश्मीरी हिंदुओं
अंजना जी एक सेकंड, कश्मीरी हिंदुओं की बात करिए। अंजना जी आप अपनी टीम भेजिए जप्ती के ऋषि कैंप में जहां पर कश्मीरी हिंदू बसते हैं, अब जाके देखिए उनका क्या हाल है। कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाइयां नहीं, कोई कुछ नहीं, बुरा हाल है। कोरोना के टाइम पे हम लोग यहां से दुनिया भर से लोग हेल्प कर रहे हैं। एक बहुत जरूरी है, और मैं खुद अपने दिल से बोल रहा हूं, मैं अपने जिगर से बोल रहा हूं कि कश्मीरी हिंदू कोई सामान नहीं है बेचने के लिए, हम बिकाऊ नहीं है। राणा साहब, हमें जिंदगी चाहिए, हमें इस देश का नागरिक समझकर हमारी कदर करिए। कब तक 35, 21, 31 साल हम सब जानते हैं कि श्री राकेश पंडित जी जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के तेज तरार और जांबाज नेता थे। उन्होंने कश्मीर घाटी के अंदर हर कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद किया, और कश्मीर घाटी के अंदर आप देखेंगे हमें भी बहुत ज्यादा दुख है, हमें बहुत बेहद दुख है। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, पिछले दिनों हम दोनों कश्मीर घाटी के अंदर गए थे। लगातार जब मेरा कश्मीर घाटी के अंदर प्रवास होता है वो मेरे साथ रहते हैं। नहीं वो तो ठीक हमारे है, बहुत वो प्रिय सब मित्र ठीक थे है। श्री नहीं, राकेश वो पंडित आपके जी, मित्र भी थे, वो आपके कश्मीर नेता भी घाटी थे। में सवाल तो कश्मीर सुरक्षा पर घाटी है। में वो कह रहे हैं कश्मीरी पंडितों के आंसुओं को हमेशा सामने रखकर किसी न किसी सियासी फायदे का इस्तेमाल करती हैं पार्टियां। मैं एक बार बबीता जी के पास जा रही हूं, ब्रेक का टाइम हो रहा है, जल्दी से। आप सरपंच है पामपोर की, आप बताइए सुरक्षा को लेकर कितना बड़ा डर आप लोगों को सताता है, अपनी सुरक्षा को लेकर? मैडम, सुरक्षा के लिए तो हमारे दिल में हर वक्त डर लगा ही रहता है। सुरक्षा तो है नहीं हमारे लिए, सुरक्षा कोई नहीं। 1 PSO दे दिया, 2 PSO दे दिया, इनकी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। ये सोचते हैं बस ये खुद से कर लेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ तो अभी 75% है जिनके पास PSO है भी नहीं, वो तो विदाउट सिक्योरिटी भी बेचारे चले जाते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पुलवामा की हूँ, मैं भी विदाउट सिक्योरिटी चल रही हूँ 2 साल से, कोई सिक्योरिटी नहीं है। 19 दिन के लिए मुझे सिक्योरिटी दी गई थी जब मैं DDC चुनाव में उतरी थी, तो खूब हलचल रही। तब जैसे मैं चुनाव हारी तो सिक्योरिटी ले ली गई। तब ये नहीं देखा इन्होंने कि भाई इसके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये तो बीजेपी से। अब ये है इनका मेन मुद्दा, यही है कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे हैं, इनको बस एक बीजेपी का कार्यकर्ता मारना है। हर 3 महीने में इनको एक बलि बकरे की चाहिए, वो कर रहे हैं। बदला लेने से क्या होगा? हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि बदला लेंगे, बदला लेने से वो बंदा वापस थोड़ी ना आएगा। मैम जो बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं, बहुत बड़ी बात। इफ्तिकार साहब वो कह रहे हैं कि कश्मीरियत के ही नाम पर कश्मीरी पंडितों के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई है। क्या गलत कह रहे हैं वो? देखिए अंजना जी, पहले तो मैं नमन करता हूं, यहाँ पे छोटे बच्चे आए हुए हैं जिनका कल इनके बाप का देहांत हुआ है, इनको मेरी तरफ से बहुत ही कंडोलेंस। वो तो हम लफ्जों से बयान भी नहीं कर सकते कि इन पे क्या बीती होगी, और इसको हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। ऐसी भी जैसी भी कोई हत्या होती है इस किस्म की, उसको हर एक कश्मीरी कंडेम करता है और करना चाहिए भी। जहां तक बात रही अशोक पंडित जी की, तो देखिए मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ आज, और ना आज वो टॉपिक है जिसपे हम बहस गर्मा गर्मी का करें। ये आंसू बहाने वाला बहस है। लेकिन देखना यह है कि कश्मीरी पंडित जो हमारे यहाँ पे आए थे, भाई ये राकेश जी आए थे यहाँ पे, ये कश्मीरी पंडित बन के नहीं आए थे, ये कश्मीरी बन के यहाँ पे सियासत कर रहे थे। ये कश्मीरी बन के कश्मीरियों का मदद करना चाहते थे। यहाँ पे आप हिंदू मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? इसको आप ये हिंदू मुस्लिम की दीवार क्यों बना रहे हैं? उग्रवाद का, टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता। अंजना जी, तो जान क्यों ले ली? इन्होंने ली, कश्मीरियों ने थोड़ी ली। अंजना जी, ये अशोक पंडित ने थोड़ी ली, ये मैंने थोड़ी ली, ये किसने ली? वो सवालिया मार्क है। मैं ये नहीं कहता हूं क्यों ली, ये हमें भी पता है क्यों ली, आपको भी पता है क्यों ली। उन आतंकियों ने ली जिनको कुछ लोग पनाह देते हैं, जिनको छिपाए फिरते हैं। अंजना जी, जम्मू कश्मीर में 2019 में जब 370 हटाया गया तो सरकार ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ कुशल मंगल होगा। तब बारी साहब बीजेपी के मुसलमान लड़का था, बारी एक पॉलिटिकल वर्कर, उसकी हत्या करी गई, कश्मीरी मुसलमानों की हत्या करी गई, कश्मीरी पंडितों की हत्या करी गई। जब सेना इन आतंकियों को खोजने के लिए, एक सेकंड, खोज कर मार गिराने के लिए निकलती है तो पत्थरबाजी कौन करता है इन्हें छिपाकर बचाने के लिए? बताइए।
कहाँ होती है? क्यों तह तक नहीं कहाँ जाना होती है? चाहते आप? कहाँ होती क्यों है? आप सब कहाँ कुछ होती कालीन है? के नीचे छिपाना कहाँ होती चाहते है हैं? पत्थरबाजी? कहाँ होती है पत्थरबाजी? लगातार कौन करता होती रही है। पत्थरबाजी? क्या वो कश्मीरी मुसलमान? क्या वो कश्मीरी मुसलमान को मत कहिए आप। देखिए तो आप कह रहे कश्मीरी हैं। मुसलमान को तो आपकी जुबान से निकल रहा है जो भी निकल रहा है। किसने कहा कश्मीरी मुसलमान? मुसलमान को ना किसने इसमें कहा? घुसिए। कश्मीरी देखिए आप इसको हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं, किसी ने नहीं कहा था, आप बना रहे हैं। अशोक पंडित ने बनाया, आपने बनाया, अशोक पंडित ने बनाया, आपकी बातों ने बनाया। कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीरी पंडित, क्या बात है? इंसान मारा गया है, किस लिए मारा गया है, क्यों मारा गया है, उस पे बहस होनी चाहिए। अशोक पंडित जी जवाब यहाँ पे कश्मीरी हिंदू मारा गया, कश्मीरी हिंदू है, रविंदर पंडित है, कश्मीरी हिंदू है, रविंदर पंडित है, कश्मीरी हिंदू है, अजय पंडित कश्मीरी हिंदू है, अब जवाब सुन लीजिए, कश्मीरी हिंदू है, आप जवाब सुन लीजिए, फिर बोलिएगा इफ्तिखार साहब। नीलकंठ कश्मीरी पंडित है। आप क्यों, मैं क्यों नहीं बोलूं कि मैं कश्मीरी हिंदू? अरे क्या इंसानियत की बात कर रहे हैं, क्या इंसान है? मैं पहले कश्मीरी हिंदू, इफ्तिखार साहब मैं आपसे जवाब लूंगी, उनको पूरा कर लेने दीजिए, अशोक पंडित को बोल लेने दीजिए। नहीं, आपने बहुत टाइम दिया अशोक पंडित को। अशोक पंडित ने जहर उगला। मेरा आइडेंटिफिकेशन है, मेरा आइडेंटिफिकेशन कश्मीरी हिंदू है, मेरा अस्तित्व कश्मीरी हिंदू है, मैं हिंदू हूँ, मैं कश्मीरी हिंदू हूँ। और आप लोगों ने सारे कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से निकाल कर जेनोसाइड करके उनको फेंका हुआ है। मैं कश्मीरी हिंदू हूँ, रविंद्र पंडिता, राकेश पंडिता कश्मीरी हिंदू है, मैं कश्मीरी हिंदू हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती है अपने आप को कश्मीरी हिंदू बोलने के लिए। राकेश पंडिता कश्मीरी हिंदू है और उसको इसलिए मारा कि वो कश्मीरी हिंदू था, अदरवाइज कोई रीजन नहीं था उसको मारने का। वो कश्मीरी हिंदू था इसलिए उसको मारा हुआ। उसने कश्मीर, अरे तेरे को सर्टिफिकेट नहीं देनी है, अरे तेरे को सर्टिफिकेट नहीं देनी है, अरे आतंकवादी, अरे आतंकवादी, अरे आतंकवादी, अरे आतंकवाद का सपोर्टर, मुझे तेरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तूने हत्या की है, तूने वहां पर दलाली की है, तूने कश्मीरी, तूने वहां के आतंकवादियों के साथ तू उठा है, तू बैठा है। कश्मीरी हिंदू मारा गया, वो कश्मीरी हिंदू था। मैं उसका नाम नहीं बदल सकता, मैं उसका धर्म नहीं बदल सकता, मैं उसका अस्तित्व बदल नहीं सकता। आप कैसे बदल सकते हैं? आप कैसे बदल सकते हैं? अरे आप कैसे बदल सकते हैं? राकेश पंडिता हिंदू नहीं था, राकेश पंडिता हिंदू नहीं था, क्या कश्मीरी हिंदू नहीं था? अरे आपके बोलने से आदमी बदल जाएगा, अरे आपके बोलने से इंसान बदल जाएगा, आपके बोलने से आदमी बदल जाएगा, आपके बोलने से क्यों नहीं बदलते हालात, क्यों नहीं बदलते हालात? वो कश्मीरी। हरबख्श सिंह जी जी, सबसे पहले ये आज मुझे बिल्कुल, अंजना जी, मुझे बिल्कुल मूड आज नहीं था आने का। ही वॉज अ गुड फ्रेंड, ही वॉज अ डियर कुलीग। उनके फादर साहब की एक्सपायर हुए थे कुछ दिन पहले, तो फोन पे हमने बात की, और जो लास्ट बात हुई तो उनका ये था कि नवदल में एक मंदिर है, जो क्योंकि मैं डीडीसी मेंबर हूं, वहां मेरे एरिया में एक मंदिर आता है, तो उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा, मैंने फादर की कंडोलेंस की, उसके आधे घंटे बाद फोन आ गया कि भाई मंदिर का क्या किया? तो मैंने कहा नहीं, मंदिर की वहां फेंसिंग हो रही है और सफाई। तो कहा लेकिन एक बात करना हरबख्श जी, जब त्राल जाएंगे ना, मंदिर का काम करेंगे, तो आपने मेरे साथ जाना है। तो मैंने कहा ड्यू आप आ जाइए वहां से, तो हम जाएंगे। मेरा कल का प्लान था, आज का प्लान था त्राल जाने का, मेरा दौरा था, बट रात को जब ये बदकिस्मती वाली खबर आई, ही वॉज अ वेरी गुड, हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी, पार्टियां डिफरेंट थी, उसने बहुत काम किया। हर वेडनेसडे को ब्लॉक दिवस पे राकेश जी सूट लगा के सुबह खड़े रहते थे, तो मैं उनको कहता था राकेश जी आप इतने स्मार्ट हो इस एज में, हमें भी कुछ गुण दे दीजिए, बहुत ज्यादा काम करने वाले। आज जो तकलीफ हुई है ये एक, मैं इंसानियत और बाकी चीजों की, ये डेमोक्रेसी का कत्ल है, ये सारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का है। हमारी आइडियोलॉजीज अलग हो सकती हैं, हमारी पार्टीज अलग हो सकती हैं, लेकिन राकेश जी जिस तरह त्राल में बैठे, और त्राल में सबसे बड़ी अंजना जी बात है, ये लोग तो अलग अलग चीजों पे डिबेट करते हैं। कल भी वो एक मुसलमान के घर में ही थे, उनकी बेटी ने भी उसके लिए गोली खाई, तो आप देखिए इसको कितनी रेस्पेक्ट वहां था।
इसके खिलाफ किसी ने फार्म नहीं भरा, और ये दो जम्मू से आया और इसको किसी ने इसके खिलाफ चेयरमैनशिप का इलेक्शन नहीं लड़ा और राकेश जी को चेयरमैन बनाया। राकेश जी लोगों में बड़े हरदिल अजीज थे। मिलिटेंसी का कोई धर्म नहीं होता। मिलिटेंसी ने हमारी जनरेशनें खत्म कर दी। मिलिटेंसी ने, जो ये मिलिटेंट है, इनका कोई धर्म नहीं होता। आप यकीन नहीं करेंगे, ये पूरा त्राल, पूरी इंसानियत, पूरे लोग आज गमजदा है। म्युनिसिपलिटी के एम्प्लॉइज का देखिए, मैं आपको फोटोग्राफ भेजूंगा, लोगों का देखिए, आप यकीन नहीं करेंगे अंजना जी, मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ। मुझे आपके लोगों ने बहुत मजबूर किया। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, मैं उसके बेटे को, पारस को नहीं देख पाऊंगा, मुझे इतनी हिम्मत नहीं है। क्योंकि राकेश जी जो मर्जी हो जाए, हफ्ते में एक बार फोन करना, 10 इशू पे बात करना, डॉक्टर साहब वहां उस मदद करो, उसको मदद करो, इसको मदद करो। पॉलिटिकल विजन वाले आदमी थे। अब हम आज अगर इस पे बहस करेंगे मुसलमान हिंदू, मैं कहूंगा कि फिर राकेश जी मुसलमान के घर में नहीं होते। एक मुसलमान की बेटी राकेश जी के लिए गोली नहीं खाती। ये मिलिटेंटों का कोई धर्म नहीं है। मिलिटेंट ना मुसलमान के सगे हैं, ना हिंदू के सगे हैं, ना इंसानियत के सगे हैं, और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के तो खिलाफ है। मैं खुद प्रोटेक्टेड आदमी हूँ, मुझे बीपी गाड़ी नहीं दिया, मैं त्राल जाता हूँ, मुझे आज मना किया गया नहीं जाओ। लेकिन अगर हमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, हम जीत के आए हैं, हम अपने इलाके में नहीं जाएंगे, हमें सिक्योरिटी के रीजन पे किया जाता है। इस डर को समझ रहे हैं कश्मीर के अंदर आपने डॉक्टर हरबख्शी की बात सुनी और बबीता जी की भी बात का जवाब दीजिएगा। वो कह रही है वो डरी हुई है, सुरक्षा नहीं है। अंजना जी कश्मीर के अंदर जो ये सारा खूनी खेल खेला जा रहा है, मैंने पहले भी कहा ये सब पाकिस्तान के इशारों पर है। पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादी ने कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि वहां अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को भी पाकिस्तान टारगेट करता है। पाकिस्तान का मिशन है कश्मीर घाटी से वो लोग जो हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा बुलंद करते हैं उनको टारगेट करना। एक सेकंड हरबख्शी, हाँ राणा साहब। पाकिस्तान की हमेशा कोशिश है कि कश्मीर घाटी के अंदर जो हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा बुलंद करते हैं, जो हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करते हैं, उन पर टारगेट किया जाता है। और हिंदुओं के साथ साथ वहां जो कश्मीर के मुसलमान हैं, शेख वसीम बारी हों, गौहर भट्ट हों, शबीर भट्ट साहब हों, जैसे अनेकानेक ऐसे वो लोग भी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का झंडा बुलंद किया और वो मुसलमान थे। और मुसलमान होने के नाते से पाकिस्तानियों ने ये नहीं देखा कि ये मुसलमान हैं, पाकिस्तानियों ने उनके ऊपर भी हमला किया। क्योंकि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान के जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो देशभक्त, अपनी मादरे वतन हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, उनको टारगेट करता है। बबीता जी की सुरक्षा की चिंता पर भी जवाब दीजिए। ये लड़ाई देशभक्तों की और देश दुश्मनों की है। रविंद्र रही बात बबीता जी की, हरबख्शी भी कह रहे हैं कि जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है और आतंकी जाहिर तौर पर उनके खिलाफ है। जो लोग आपका झंडा उठा रहे हैं घाटी में, उस पर जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कश्मीर घाटी के अंदर हमारे देश का एम्बेसडर है। तिरंगा झंडा अपने हाथ में लेकर, जान हथेली पर लेकर पूरे कश्मीर घाटी के अंदर काम करता है। इस कोरोना महामारी के अंदर भी गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है। और चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ता हो या चुने हुए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हो, कुछ नहीं किया। बबीता जी कुछ कह रही है राणा साहब, सुनिए उनसे। सर उनकी बात सुनिए। अध्यक्ष जी मैं आपकी बात टोकना नहीं चाहती हूँ, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, मैं टोकना नहीं चाहती इस बात को, मगर फिर भी हमारी सिक्योरिटी का ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है सर? ये इतनी सी बात का आपको मालूम होगा, मैंने पिछले साल लेटर ली थी आपसे, वो मेरी लेटर जो रिजेक्ट की गई, बोला जी नहीं इस पे सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, ऐसी लेटरें हमारे पास बहुत आती हैं। अच्छा, राकेश जी को सिक्योरिटी दी गई थी, मानते हैं, 2 PSO थे उनके पास, मगर उनके पास बीपी गाड़ी नहीं थी, छोटी गाड़ी थी उनके पास, आल्टो थी। उसमें अगर PSO रहते भी वो वेपन कैसे यूज करते अगर उनको अटैक गाड़ी में भी करते? इतनी गाड़ियां, बीपी गाड़ियां यहाँ पे बटमालू में सड़ रही हैं सर, क्या हमारी जान से बढ़कर हैं वो गाड़ियां सर? इतना तो हमारे परिवार का लिहाज करें सर, थोड़ा सा।
हम तो जान देने के लिए बबीता तैयार जी, हैं हम आप बीजेपी के जैसी लिए। बहनों को सलूट करते हैं। आपने कश्मीर के अंदर जाके लोकतंत्र का झंडा बुलंद किया है बबीता जी। मैंने पिछले दिनों ये सारा विषय जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी के संज्ञान में भी लाया 3 था। इलेक्शन लड़े और उन्होंने 3 इलेक्शन लड़े मैंने 2 साल में। उन्होंने 2 साल में बहुत सारे लोगों को कश्मीर घाटी के अंदर जो फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार ने उनको बुलेट प्रूफ व्हीकल्स और सिक्योरिटी का इंतजाम भी किया है। और जहां कहीं कोई कमी पेशी है उसको भी हम दूर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के मंसूबों को हम किसी मैं कीमत कम नहीं पर भी कहती, बहुत कामयाब नहीं कमी होने पेशी है देंगे। सर बहुत कमी पेशी है, बहुत ज्यादा। मगर अब ये है कि हमारी जान के साथ खेला जा रहा है। हमारी ही नहीं, मैं नहीं कहती कि पंडित, इसमें मुसलमान भी जा रहे हैं। देखो बारी का घर खत्म हो गया, उनके घर में एक बच्चा रह गया, उसकी मिसेज क्या करेगी? या अजय भारती जी हैं, उनकी बेटियां हैं, बताओ उनके घर में कमाने वाला कौन है? घर तो खत्म हो गए, मगर ये है कि उनकी जगह कोई नहीं भर पाएगा। अब खून के साथ खून, ये कब तक खून की होली कब तक खेली जाएगी? सर इसका ख्याल करें। आपके इन्हीं सवालों में पूरी कहानी छिपी हुई है। कश्मीरियत पर गोली कब तक? जी हां, बीजेपी के नेता काउंसलर त्राल के, जिनकी आतंकियों ने हत्या कर दी। इसी पर आप देख रहे थे आज हल्ला बोल में बहस। देखते रहिए आज तक।